हेलो दोस्तों, विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से छोटे से चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्चुअल पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं सेल किससे मिलके बना है। मतलब समझना कि अभी तक मैंने बात करी पार्ट 1 में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। उसके बहुत सारे साइंटिस्ट के प्रूफ वगैरह हमने सारी बात करी, उनकी शेप साइज की बात करी। लेकिन अब बात करने वाले हैं कि सेल किससे मिलके बना है। बहुत साउंड इंटरेस्टिंग कर रहे हैं ना कि चैप्टर का फ्लो कैसे चल रहा है। कि पहले हमने सीखा कि यस सेल के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने, आंसर इज योर सेल। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि सेल किससे मिलके बना है, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सेल किससे मिलके बना, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। न्यूक्लियस वाला सेगमेंट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें बेस्ट एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा क्रोमोसोम, डीएनए, क्रोमेटिन, जो बहुत कंफ्यूजन रहता है। हमें आगे क्लासेस में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्रोमोसोम क्या है, डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, अलग अलग चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, क्या है ये। तो वो सारी बातें हम वहाँ पे करेंगे, ठीक है, वीडियो के आगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको, स्टार्टिंग बता देता हूँ कि वीडियो के बीच बीच में मे भी थोड़ा बहुत साउंड आ जाए, क्योंकि बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो थोड़ा उसे नेगलेक्ट कर देना इस वीडियो के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आएगा बीच बीच में कभी कभी, तो उसको कभी कभी नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ द पार्ट 2। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ लिख रहा हूँ सेल। अगर मैं बात करूँ मेरे भाई कि जितने भी प्लांट, जितने भी एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरिया का सेल है, एल्गी का सेल है, फंगी का सेल है, जितने भी सेल हैं उनके अंदर तीन चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। चाहे वो किसी का भी सेल हो, चाहे वो एनिमल का हो, प्लांट का हो, किसी भी प्लांट का हो, किसी भी एनिमल का हो, उसके अंदर तीन चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। पहले आपको कॉमन चीज़ मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड सेकंड चीज़ आपको मिलेगी, जो कॉमन मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको साइटोप्लाज्म। एंड थर्ड चीज़ जो मिलेगी आपको कॉमन, वो मिलेगी आपको न्यूक्लियस। जल्दी से ब्रीफ ले लेते हैं इनका, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, अगर कोई प्लांट सेल नहीं है तो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। और जो बाहर वाला पार्ट दिख रहा है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या बेसिकली होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जनरल ओवरव्यू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म। ये तो हमारा ब्रीफ सा इंट्रो हो गया। अब चलो डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है बहुत मेन, सेल वॉल। इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, हमारा जो पढ़ने का तरीका होगा वो कैसा होगा कि हम सेल के सबसे बाहरी सिरे से अंदर जाएंगे, बाहरी सिरे से अंदर आएंगे। सबसे बाहर हमें क्या चीज़ मिलेगी, किसी सेल में, किसी सेल में सेल वॉल। हर सेल में नहीं मिलेगी, हर सेल में ये चीज़ नहीं मिलेगी। प्लांट सेल में मिलेगी, एल्गी में मिलेगी आपको, ठीक है, फंगी में मिल जाएगी आपको सेल वॉल, एज वेल एज बैक्टीरिया में मिल जाएगी। लेकिन आपको कहीं भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कहाँ कहाँ मिल रही है आपको, प्लांट में मिलेगी सेल वॉल, आपको बैक्टीरिया में मिल रही है सेल वॉल, आपको फंगी में मिलेगी सेल वॉल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है इन सब के पास है, लेकिन ह्यूमन के पास क्यों नहीं, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों डिज़ाइन नहीं किया हम लोगों को कि हमारे पास ही सेल वॉल हो। हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया यूनिवर्स का, आंसर समझो। देखो बाहर बहुत तेज बारिश हुई, बाहर बहुत तेज सर्दी हुई, तो ह्यूमन एनिमल्स क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर, लोकोमोशन कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। तो क्या हुआ, बाहर से सर्दी हुई बाहर, तो आपने जो स्वेटर पहन रजाई के अंदर घुस गए, ठीक है, आग वाग ताप में लगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रोटेक्शन कर सकते हो खुद। और बात करूँ किसी एनिमल्स की बात करूँ तो वो कहीं केव में घुस गया, कहीं घुस गया, अपने कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोटेक्शन कर लेगा। लेकिन प्लांट की बात करूँ तो प्लांट तो सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो वहीं का वहीं रहेगा, तो उसे तो वही कंडीशन झेलनी है। तो यूनिवर्स ने क्या किया, भैया तुम एक चीज़ और ले लो, सुरक्षा कवच ले लो भाई तुम सब, प्लांट सेल वॉल। क्या ले लो, एक सेल वॉल ले लो। ठीक है, अब सेलुलोज बना किससे होता है, मेड अप ऑफ, जो सेल वॉल होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो आंसर इज सेलुलोज, सेलुलोज। तो आंसर होता है प्लांट का सेल वॉल किससे मिलके बना होता है, सेलुलोज। अब सेलुलोज काम क्या करता है, ये काम करता है आपको सपोर्ट देने का, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का, यानी कि यहाँ पे कंडीशनिंग बाहर खराब, जैसे बताया मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको कि कुछ भी चीज़ें खराब है तो सपोर्ट देने का काम, रिजिडिटी टाइट रहे जिससे प्लांट, तो वो क्या काम करेगा, मेरा सेल वॉल
जल्दी से मेरा सेल ख़राब ना हो जाए, उसे बाहर के इन्वायरमेंट से इतना फ़र्क ना पड़े। भले मेरा बाहर का इन्वायरमेंट बड़ा एसिडिक है, बड़ा कुछ भी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर का सेल मेरा कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो वो कौन काम कर रहा है मेरा, कहीं ना कहीं सेल वॉल वो काम मेरा कर रहा है, ठीक है। सेम इस बैक्टीरिया में भी होती है, फंगी में भी होती है, और एनिमल में वो सेल वॉल नहीं होती है। एनिमल में क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे हम खुद प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ऊपर स्वेटर पहन सकते हैं, गर्मी आएगी तो टी शर्ट भी पहन सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसलिए हमारे एनिमल्स में नहीं होती है। तो चलो इसे रफ करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक जनरल सेल की, ये मेरा सेल है, ठीक है। अगर ये मेरा प्लांट सेल होगा तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, ये मेरा सेल वॉल, ये मेरा सेल वॉल। अगर मेरा प्लांट है, फंगी है और मेरा बैक्टीरिया है, तो मेरा आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, ये हमारी सेल की वॉल। अगर मैं बात करूँ सिंपल एनिमल है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक जनरल अगर एक बड़ा सेल की बात करें तो पहले सेल वॉल आएगा, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल्स में क्या होगा, सीधे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट में क्या होगा, पहले सेल वॉल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अच्छी बात क्या है, ये मेरी लिविंग बाउंड्री है, ये मेरी लिविंग बाउंड्री है। ये एक तरीके से सोचो, जैसे मैं अपने एग्जांपल लूँ, एनिमल्स से एग्जांपल लूँ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर क्या रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही है अंदर का सेल, अंदर का सेल, सेल का कंटेंट, और बाहर के आउटसाइड, जो आउटसाइड का कंटेंट, आउटसाइड चीज़ें जो प्रेजेंट है, बाहर का इन्वायरमेंट और अंदर के इन्वायरमेंट को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर सपोज करो एक इमेजिन करो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से हट गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से हट गई, तो अब क्या होगा, अंदर का साइटोप्लाज्म, अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर के कंटेंट से मिक्स कर जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी खो देगा। जो उसका सेल की जो आइडेंटिटी है, उस साइटोप्लाज्म की जो आइडेंटिटी है, जिस वजह से वो साइटोप्लाज्म है, जिस वजह से वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, वो कहीं ना कहीं मिक्स आउट हो जाएगा और बाहर के इन्वायरमेंट से मिक्स अप हो जाएगा, तो वो सेल जिंदा भी नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंपॉर्टेंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंस है, अगर वो ना हो तो सेल जिंदा भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वही है जो कहीं ना कहीं सेपरेट आउट कर रहा है बाहर के वर्ल्ड को अंदर वाले वर्ल्ड से, सेल के अपने वर्ल्ड से, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड से, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कनेक्शन। कनेक्शन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे बस एक दीवार खड़ी कर दी कि अंदर लोग अंदर रहेंगे, बाहर के लोग बाहर रहेंगे, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ मैं मना कर रहा हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिक्सिंग नहीं होने देगा, ऐसी रैंडम मिक्सिंग नहीं होने देगा, लेकिन कनेक्शन क्रिएट करेगा। कई बार क्या होगा, सेल को बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो वो आने देगा। और कई बार क्या होगा, सेल अपनी CO2 छोड़ना चाहेगा बाहर, तो CO2 को जाने देगा। बाहर से कुछ खाना चाहिए एनर्जी के लिए, तो सेल खाना आने देगा। बाहर यहाँ से एनर्जी छोड़नी है बाहर, तो एनर्जी जाने भी देगा, ठीक है, प्रोटीन्स बाहर जाने, सेल से जाने देगा। यानी कि मैं ये मना नहीं कर रहा कि यहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे इन और आउट नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन और आउट करेगा, लेकिन एक रैंडम मिक्सिंग नहीं करेगा कि कुछ भी अंदर आ रहा है कुछ भी बाहर आ रहा है। एक तरीके से सेलेक्टिवली काम हो रहा है, सेलेक्ट कर रहे हैं कौन चीज़ अंदर आएगी, कौन सी काम की है, कोई वेस्ट की तो बाहर निकालेंगे। तो एक तरीके से लिविंग चीज़ कर सकती है ये सिलेक्टेबल काम। तो इसकी मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब वो पहले सेलेक्ट करेगा, फिर उसे परमिट आउट करेगा, इन और आउट करेगा, परमिएट करेगा, ठीक है, अंदर जाओ या बाहर आओ, ऐसी मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी अंदर आओ कुछ भी बाहर आओ, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिविंग है एज वेल एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि डिसाइड करेगा क्या चीज़ अंदर आए क्या चीज़ बाहर जाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे मैंने बताया है आपको कि प्लांट के सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, आप बोलोगे सेलुलोज, ठीक है। ऐसी मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनेगी, ये बात करने जा रहे हैं कि मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके मेड अप ऑफ। तो पहली चीज़ इसके अंदर आती है लिपिड, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट, समझाने के लिए समझाऊंगा, ठीक है। जो आप समझने वाले हो, आप वो किसी बुक में नहीं लिखा, लेकिन बहुत समझने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लिपिड दिखने में कैसा होता है, एक सर होता है ऊपर और नीचे दो पैर होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से प्यार करने वाला। जो सर है ना, वो पानी से प्यार करता है, जो सर वाला है वो पानी से लविंग है, पानी अफेक्ट करता है, पानी को वो लविंग करता है। लेकिन नीचे वाले पैर है इसके, हाइड्रो माने पानी, हाइड्रोफोबिक माने क्या होता है, फोबिया, डर लगता है। तो जो नीचे पैर है उसके, उसे पानी से डर लगता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे पानी से फिलिक है, पानी से मोहब्बत है, ठीक है। तो अब देखो,
ये तो नेचर ने क्या करा, नेचर ने सोचा यार मेरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से मिलके बननी है, लेकिन ऐसा क्या करूं कि मेरे ये जो पैर हैं वो पानी से बचे रहें और जो बाहर वाली चीज़ें से पानी मिलती रहे। क्योंकि देखो सेल के अंदर ही पानी है, सेल के बाहर भी पानी है, पानी तो हर जगह ही है, सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म में भी कहीं ना कहीं पानी होगा और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वहाँ भी पानी होगा। तो कैसे करें, कैसे अरेंजमेंट करें इन लोगों का कि लिपिड का। तो एक सोल्यूशन निकला, यूनिवर्स ने सोल्यूशन निकाला ऐसा, ये वाला सोल्यूशन समझना भी ध्यान से, एक बना दूं फिर समझना, ठीक है। ये देखो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया आउटसाइड वर्ल्ड, ये हो गया मेरे सेल के इनसाइड, सेल के इनसाइड, सेल के आउटसाइड। अब देखो जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये एक तरीके की 3D फिगर है। तो एक बॉल होगी, बॉल के ऊपर भी सर होंगे, नीचे भी सर होंगे और बॉल के बीच में जो थिन लेयर होगी उसके अंदर होंगे हमारे पैर। तो इससे हुआ क्या, जो अंदर वाले सेल का पानी था उससे भी सर को मिल रहा है, जो बाहर वाले सेल, जो बाहर का सेल था उससे जो पानी मिल रहा है बाहर के इन्वायरमेंट से, वो भी बाहर सर वाला हिस्सा ले रहा है लिपिड के। तो मतलब ये भी पानी से प्यार करता है, ये भी पानी से प्यार करता है, हाइड्रो बोलो ना, हाइड्रोफिलिक। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है, क्या बताओ यहाँ पानी पहुँच पा रहा है क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हमने एक तरीके से बाई लेयर, 2 लेयर कर दी, दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट लगा दिए, दोनों तरफ हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट लगा दिए। तो अंदर लगा दिए, पानी पहुँच ही नहीं पा रहा वहाँ पे लगा दिया हाइड्रोफोबिक। तो ये अरेंजमेंट हुआ, ठीक है। और बीच बीच में क्या हुआ, बीच बीच में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे, तो मेड अप ऑफ किससे मिलके बना हुआ, लिपिड से, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रोटीन। तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीज़ों से मिलके बनी है, पहली है हमारी लिपिड एंड अदर वन इज प्रोटीन। अगर मैं लिपिड को और अच्छे से बोलूँ तो बाई लेयर लिपिड, 2 लेयर प्रेजेंट है लिपिड की, ठीक है। और बीच बीच में धसा हुआ क्या प्रेजेंट है, मेरा प्रोटीन, ठीक है। समझ में आया मेड अप ऑफ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने बोला कुछ चीज़ें इसके अंदर आ भी सकती हैं, कुछ चीज़ जा भी सकती हैं, यानी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, मिक्सिंग नहीं है, कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन किस बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, तो वो समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इसे रफ करते हैं और फिर उस मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। चलिए हाँ, तो हेडिंग बनाते हैं हम पहले मैकेनिज्म की, जिसका नाम है डिफ्यूज़न। छोटी क्लासों में जरूर पढ़ा होगा डिफ्यूज़न। ये क्या होता है, मूवमेंट, यहाँ लिखूँ मैं, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हायर कंसंट्रेशन टू देयर लो कंसंट्रेशन। समझने की ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी आपको डिटेल में डिफ्यूजन पढ़ा, भूल जाइए क्या पढ़ रहे हैं हम लो, हम पढ़ रहे हैं सिंपल सा डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन माने क्या होता है कि आपका मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, यानी एक तरीके से जनरल बोल सकते हो ज़्यादा जगह से कम की तरफ जाना। जैसे मैंने परफ्यूम छिड़का यहाँ से परफ्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और वहाँ पे कम थी, तो मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो जाएगी, खुशबू वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। कब तक पहुँचेगी, जब तक दोनों जगह खुशबू बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब देखो इसका थोड़ा फील लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक सोल्यूशन की, एक सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, क्या क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। समझना इस बात का, एक सोल्यूशन है यानी कि चीनी पानी है, ठीक है, शरबत बनाया है आप लोगों ने, शरबत बनाया है, उसमें क्या हुआ, चीनी है और पानी है। जो पानी है जिसमें आपने घोला है, जिसमें आपने घोली है चीज़, उसे बोलते हैं सॉल्वेंट, यानी वाटर क्या हो गया मेरा सॉल्वेंट वहाँ पर, और जो आप घोल रहे हो वो होता है आपका सॉल्यूट, यानी क्या हो गया, शुगर आपका हो गया सॉल्यूट। तो इसे बोलते हैं सॉल्यूट, इसे बोलते हैं सॉल्वेंट, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जनरल बात हो गई, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि गिलास है, ये ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे मैंने पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी लिया, इसमें मैंने मिलाई 5 ग्राम 5 ग्राम चीनी मिलाई, ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी क्या मिलाई, 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम चीनी यहाँ मिलाई, 5 ग्राम चीनी यहाँ मिलाई। अब मुझे बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, आपका आंसर आएगा ये वाला। आपने क्या सोचा, आपकी डेफिनेशन क्या होगी कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब कि यहाँ पे 1 लीटर ये भी 1 लीटर ये भी, तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सल्यूट किस में ज़्यादा है, जिसमें सल्यूट ज़्यादा फिक्स्ड अमाउंट में, उसे बोलेंगे हम हायर कंसंट्रेशन, उसे बोलेंगे हम हायर कंसंट्रेशन। तो अगर मैं इसको जोड़ दूँ एक पाइप के थ्रू और यहाँ लगा दूँ सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, वही प्लाज्मा में लगा दूँ, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, मूवमेंट होगी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन,
हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये तो हो गया, यहाँ तक हमें पता था। लेकिन एक्चुअल में पता क्या होता है, एक्चुअल में मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी होती है, मूवमेंट लो टू हाई भी होती है। लेकिन जब मैं नेट निकालूँ, क्या निकाल रहा हूँ, नेट ओवरऑल कितना हुआ। मैंने बोला 10 मॉलिक्यूल आए यहाँ से यहाँ, 10 मॉलिक्यूल आए इधर से इधर, इधर से इधर, और 5 मॉलिक्यूल गए इधर से इधर। तो नेट कितना निकल के आया कि 5 गए इधर, 10 इधर गए, 5 इधर आए, तो नेट कितना बचा, 5 इधर गए। तो नेट निकल के आएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैंने रिपीट करिए वर्ड को कि चीज़ें हाई से लो भी जाती हैं, लो से हाई भी जाती हैं, लेकिन जो नेट निकल के आता है वो हाई से लो निकल के आता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीज़ें ज़्यादा जाती हैं, लो से भी हाई आती हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि लो से हाई आएंगी ही नहीं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की कंपेरिजन में कम होगी वो। ठीक है, तो हम नेट ओवरऑल क्या बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तरफ जाने को मॉलिक्यूल्स के बोलते हैं हम डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात होगी डिफ्यूजन की। चलो इसको हम कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं अपने सेल वाले कॉन्सेप्ट पे। इसको रफ करें, इसको रफ करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर दिया, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, ये मेरा सेल है, ये मेरा एक सेल है, और ये मेरा सेल है। यहाँ पे क्या हुआ, बाहर क्या है मेरी, ये मेरा बाहर आउटसाइड वर्ल्ड है, ये मेरा आउटसाइड है। अब मुझे बताओ सेल के अंदर क्या बन रहा होता है। सेल के अंदर CO2 क्या हो रही होती है, बन रही होता है ना। ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, CO2 बनाते हैं और फिर CO2 को छोड़ देते हैं। तो क्या बोल रहा हूँ, CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगी, CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगी, क्योंकि सेल के अंदर CO2 बनता है। और ऑक्सीजन की कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, यूज़। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, बार बार ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो यूज़ हो रहा है। CO2 निकाल रहा हूँ, निकाल क्यों रहा हूँ, क्योंकि वो बन रहा है। तो मेरे सेल के अंदर CO2 बन रहा होता है, ऑक्सीजन एक तरीके से ख़त्म हो रहा होता है। लेकिन बाहर आऊँ, बाहर CO2 कम होगा और क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। क्यों, देखो ना, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, बाहर से ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा होगा, मैं बार बार ले जा रहा हूँ, लेकिन CO2 क्या होगा, कम होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, कहाँ बाहर निकाल रहा हूँ, तो बॉडी में क्या होगा, CO2 कम हो जाएगा, ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप वो फॉर्मूला लगाओ डिफ्यूजन वाला जो मैंने पढ़ाया है आपको, तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, मूवमेंट CO2 की हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तरफ होगी, और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, किसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट फॉलो होता है यहाँ पे, जहाँ पे CO2 सेल के अंदर ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है कंसंट्रेशन, तो मूवमेंट कहाँ होती है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, और ऑक्सीजन क्या होती है, बाहर से अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ क्या केवल गैस ही ट्रांसफ़र होती हैं, क्या सेल के अंदर केवल गैस ही ट्रांसफ़र होंगी, आपका आंसर होगा नहीं। कहीं ना कहीं सेल के अंदर पानी भी ट्रांसफ़र होता है, कहीं ना कहीं सेल के अंदर पानी भी ट्रांसफ़र, पानी चाहिए भी होता है, पानी निकालना भी होता है। तो वहाँ पे जब पानी जब केस आता है, जब वाटर का केस आता है, वाटर में मैं डिफ्यूज़न में जब मेरा वाटर हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो वहाँ डिफ्यूज़न को एक नया नाम दे दूंगा, ऑस्मोसिस। यानी वहाँ मैं डिफ्यूज़न नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ऑस्मोसिस। जहाँ पानी मूवमेंट करेगा ना, जहाँ पे गैस कर रहा था, CO2 ऑक्सीजन मूवमेंट कर रहे थे, वहाँ मैंने बोला डिफ्यूज़न, सिंपल। लेकिन जहाँ पानी करेगा मूवमेंट, वहाँ मैं कहीं ना कहीं क्या बोल दूँगा, वो मेरा ऑस्मोसिस है, वो मेरा ऑस्मोसिस है। अगर मैं इसको रफ करूँ और समझाऊँ आपको कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको समझाऊं ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहा हूँ मैं, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू लो वाटर कंसंट्रेशन। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन नहीं लिखा मैंने, लिखा है हाई वाटर कंसंट्रेशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन। अगर मैं वही एग्जांपल लूँ, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, H2O को लिया, इसमें मैंने 1 लीटर लिया और यहाँ मिलाया मैंने 5 ग्राम चीनी, ठीक है। यहाँ पे एक और लिया, इसमें मिलाई मैंने 10 ग्राम चीनी और साथ ही साथ 1 लीटर पानी में। अब मुझे बताओ वाटर की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, वाटर कहाँ ज़्यादा है, आप बोलोगे वाटर तो यहाँ ज़्यादा है,
पिछली बार मैंने बोला था यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है किसकी, सोल्यूट की चीनी की, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ हाई वाटर कंसंट्रेशन। पिछली बार मैं पढ़ा रहा था आपको क्या, डिफ्यूजन, अब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर की मूवमेंट। वाटर की मूवमेंट क्या होगी, यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, क्योंकि वाटर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ जाएगी। हाई वाटर कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या, ऑस्मोसिस। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हाई वाटर कंसंट्रेशन, इसे मैं रफ करता हूँ, ठीक है। तो और डिफ्यूजन क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स, गैसेस मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट को बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसे बोलते हैं डिफ्यूजन। और ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन को आप बोलते हो सिंपल ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर अब इसमें 3 केसेस आते हैं, कितने केस आएंगे, 3। अब इसके अंदर 3 केसेस आते हैं, ठीक है। पहला आता है आपका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या हुआ, मुझे आंसर करना, दिमाग में सोचना, जैसा कर नहीं पाओगे आप, मतलब कि कर नहीं पाओगे इन द सेंस मैं सुन नहीं पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ठीक है। तो हाइपोटोनिक क्या होगा आपका, ये मेरा सेल रखा है, ये मेरा सेल रखा हुआ है, ठीक है। बाहर ही कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दो, हाई कंसंट्रेशन बाहर कर दो, अंदर लो कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, सराउंडिंग है मेरी, वहाँ पे कर दो हाई कंसंट्रेशन, और जो मेरा सेल है उससे कंसंट्रेशन कर दो लो कंसंट्रेशन, यानी कि अंदर वाले सेल की कंसंट्रेशन कर दो एज कम्पेयर टू बाहर से कम, बाहर से कम, यानी यहाँ कर दो हाई कंसंट्रेशन पानी की, यहाँ कर दो लो कंसंट्रेशन। अब क्या होगा, मूवमेंट क्या होगी, मूवमेंट होगी कि पानी अंदर आएगा, पानी कहीं ना कहीं अंदर आएगा। क्या पानी बाहर नहीं जाएगा, मैं बोलूँगा पानी बाहर भी जाएगा, लेकिन मैं नेट बात कर रहा हूँ, मैंने फिर बोला आपसे, मैं बात कर रहा हूँ नेट। नेट क्या होगा, ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा कि पानी अंदर जाएगा, थोड़ा पानी बाहर भी आएगा लेकिन वो थोड़ा होगा, और अंदर आने वाला पानी ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, सेल मेरा स्वेल कर जाएगा, सेल मेरा कहीं ना कहीं फूल जाएगा, इस तरीके से फूल जाएगा। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, अगर मेरे यहाँ प्लांट सेल हुआ, अगर मेरा यहाँ पे क्या हुआ, प्लांट का सेल हुआ तो क्या होगा, और मेरा एनिमल का सेल हुआ तो क्या होगा। भाई एनिमल का सेल होगा तो एनिमल में सेल वॉल तो होती नहीं है, तो भाई पानी जाता रहेगा, एक समय के बाद फट जाएगा गुब्बारे की तरह, ठीक है। लेकिन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में सेल वॉल होती है, तो एक लिमिट के बाद वो फटेगा नहीं, एक लिमिट के बाद क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर क्रिएट करेगा और वहीं रुका रहेगा, फिर आगे पानी नहीं जा पाएगा, ड्यू टू प्रेशर वो एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो प्लांट सेल नहीं फटेगा, लेकिन एनिमल सेल ब्रस्ट आउट हो जाएगा अगर मैंने उसको हाइपोटोनिक कंडीशन में डाला। ना नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी आइसोटोनिक, आइसो माने सेम, आइसो माने जहाँ भी वर्ड आ जाए ना, आइसो माने होता है कहीं ना कहीं सेम। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अंदर ही कंसंट्रेशन है वो बाहर ही कंसंट्रेशन है, मतलब कि कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन बराबर है। तो यहाँ पे सेल पे क्या असर पड़ेगा, आप मुझे बताइए, सेल पे क्या असर पड़ेगा, फूलेगा या फिर पतला हो जाएगा। आप बोलोगे वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, क्या यहाँ पे वाटर की मूवमेंट की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, आपका आंसर होगा होना चाहिए नहीं, होना चाहिए नहीं, होना चाहिए हाँ। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट तो होना चाहिए। क्या बोला मैंने आपसे कि यहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर है, आपको सोचो कि यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल्स मूवमेंट भी नहीं करेगा, मैं बोलूँगा गलत बात। वाटर के मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि 5 मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे तो 5 ही बाहर आ जाएंगे, 5 अंदर गए 5 बाहर आए, 10 अंदर गए 10 बाहर आए। तो मतलब कि यहाँ पे इन और आउट क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैं क्या बोलूँगा, नेट कितना निकल के आया, नो मूवमेंट। नेट कितना निकल के आ गया, 0। नेट निकल के आया 0। आइसोटोनिक में क्या होगा, 0 मूवमेंट। ऐसी बात नहीं है वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वो ओवरऑल निकल के जो आएगा ना, वो कहीं ना कहीं 0 निकल के आ जाएगा, जितने अंदर गए उतने ही बाहर आ गए। चलिए ना नेक्स्ट बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि बाहर का, ये मेरा एक बॉक्स हो गया, ये मैंने सेल रखा यहाँ पे, बाहर ही कंसंट्रेशन कर दी मैंने लो, अंदर कर दी मैंने हाई कंसंट्रेशन। तो आप सिंपल सा आंसर कर सकते हो, पानी बाहर से अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, नेट पानी। फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, नेट, फिर मैं बात कर रहा हूँ नेट रिजल्ट की, ठीक है। तो क्या होगा, नेट पानी क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा, लो कंसंट्रेशन, और नीचे हो गई हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा सेल श्रिंक कर जाएगा, मेरा सेल श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा। अब यहाँ पे फिर वही केस आएगा, अगर मेरा यहाँ पे सोचो, इसमें रफ कर रहा हूँ, ठीक है, एक अच्छी चीज़ समझानी है आपको, प्लाज्मोलिसिस।
तो ये क्या हुआ, समझ में आ गया। हाइपरटोनिक में क्या हुआ, बाहर की कंसंट्रेशन कम है, अंदर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर आएगा तो मेरा सेल श्रिंक कर जाएगा। लेकिन एक कंडीशन होती है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इसमें क्या होता है, अगर मैं प्लांट सेल को ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल को क्या करूं, हाइपरटोनिक में रखूं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखूं, हाइपरटोनिक कंडीशंस में रखूं, तो मेरा क्या होगा, देखो ये मेरा प्लांट सेल है, ये इसकी सेल, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, सेल वॉल हो गई, ये इसकी सेल वॉल हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, वो प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है पहले, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर अंदर मेरा न्यूक्लियस आ गया। ये मैंने बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, बाहर क्या है मेरी कंसंट्रेशन, बाहर क्या है मेरी कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, अंदर क्या है मेरी हाई कंसंट्रेशन। तो पानी क्या होगा, पानी अंदर से बाहर आएगा, नेट पानी क्या होगा, अंदर से बाहर आ गया। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, क्या सेल वॉल सिकुड़ेगी, सेल वॉल दबेगी क्या, नहीं, सेल वॉल तो बेचारी नॉन लिविंग है, सेल वॉल नहीं दबेगी, सेल वॉल नहीं दबेगी। कुछ देर बाद क्या होगा, ये आपकी कंडीशन है, ये आपकी सेल वॉल वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, वैसी की वैसी ही रहेगी, लेकिन आपका जो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा वो पिचक के सूख जाएगा। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, वो अवे फ्रॉम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मूवमेंट कैसी होगी, अवे फ्रॉम सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवे फ्रॉम सेल वॉल मूव करेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं, इस सिचुएशन को बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम क्या, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब मैं किसी प्लांट सेल को कहाँ रख दूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूँ, तो जो मेरा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो मूवमेंट करेगा अवे फ्रॉम सेल वॉल, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं है, इस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, जिसमें मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करे अवे फ्रॉम सेल वॉल, जब मैं इसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन में रख दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम बात, चलिए एक थोड़ी सी चीज़ रह गई है, एक छोटी सी चीज़ रह गई है जिसे ख़त्म करते हैं। अगर मैं बात करूँ पानी और गैसेस के मॉलिक्यूल्स के अलावा कुछ सॉलिड चीज़ अंदर लेनी है, क्या बोल रहा हूँ, कुछ सॉलिड चीज़ अंदर लेनी है, तो जैसे कि मेरा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर से कुछ सॉलिड चीज़ आई, क्या आया, कुछ सॉलिड कुछ चीज़ आई जो कि सॉलिड चीज़ है, ना पानी है ना ही मेरा गैस है, तो क्या होगा, मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा अंदर धसेगा और ये सॉलिड इस जगह आ जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद ये सॉलिड इस जगह आ जाएगा। अब फिर कुछ समय बाद क्या होगा, ये यहाँ से ब्रस्ट करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से हल्की देर, थोड़ी देर के लिए फटेगा यहाँ से, और इसको कहीं ना कहीं अंदर भेज देगा, और थोड़ी देर बाद ही अपने आप क्या हो जाएगा, अपने आप रिपेयर हो जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी होती है लिविंग की, कि ब्रश करे फिर रिपेयर भी हो जाए। मेरे चोट लगेगी तो कुछ देर बाद रिपेयर भी हो जाऊंगा मैं, क्या है, लिविंग बीइंग है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मेरी लिविंग बॉडी है, लिविंग मेम्ब्रेन है। अगर मेरे को कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो क्या करूँगा, जैसे कि मुझे इसको बाहर निकालना है, तो क्या होगा, कुछ समय बाद क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंड करेगी कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर यहाँ पे ब्रस्ट आउट होगा और यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और कुछ समय बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन सही हो जाएगी अपनी, इसे बाहर भी निकाल दिया मैंने और अंदर भी ले लिया। ठीक है, जब मैं अंदर लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ एंडो माने इनसाइड, साइटेसिस माने सेल, इनसाइड सेल के अंदर लो। ठीक है, और जब बाहर निकालता हूँ तो एक्सोसाइटोसिस, यानी कि एक्सो माने एग्जिट, बाहर, साइटेसिस माने सेल। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब हम बात करने हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ चैप्टर जो है न्यूक्लियस, जिससे सब बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो। चलिए अब हेडिंग बनाते हैं न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम न्यूक्लियस, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है हम लोगों को। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन है क्या एक्चुअली में, जीन क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस मेरा बॉस है एक्चुअली में, न्यूक्लियस क्या है, मेरा बॉस है, यही चीज़ें कंट्रोल करेगा। इसके अंदर जो चीज़ें कंट्रोल करने वाला है वो डीएनए होता है, लेकिन अभी के लिए मान लीजिए न्यूक्लियस मेरा बॉस है, ये चीज़ें कंट्रोल करेगा कि मेरे सेल के अंदर कैसे क्या चीज़ बनेगी, मेरे सेल के अंदर प्रोटीन कितना बनेगा, मेरे सेल के अंदर लिपिड कितना बनेगा, जो भी चीज़ इंफॉर्मेशन देगा वो कौन देगा, ये न्यूक्लियस देगा। किसको, सेल को।
और जैसा मैं एक्सप्रेस करूँगा, जैसा मैं दिख रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके का भी मैं हूँ, वो मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन मेरे को बोल रहा है, न्यूक्लियस बोल रहा है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल होगा, बताऊंगा मैं। अभी के लिए समझ जाइए, न्यूक्लियस इज अ बॉस। जितना भी काम हो पा रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जितने भी केमिकल्स बन पा रहे हैं, जितना भी कुछ हो रहा है, ऑर्डर कौन दे रहा है, ये बॉस दे रहा है, न्यूक्लियस, ठीक है। अभी बॉस है मेरा, है ना, इसके पास क्या होगा, डबल मेम्ब्रेन, इससे भैया प्रोटेक्शन चाहिए। ये मेरा एक बॉस है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये मेरा बॉस मॉलिक्यूल है। तो क्या हुआ, ये मेरा न्यूक्लियस है और इसके पास एक मेम्ब्रेन और ये डबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। और बाहर क्या होगा, मेरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर क्या होगी, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मेरा प्लांट सेल होगा तो बाहर क्या होगी, मेरी सेल वॉल भी होगी, ठीक है। ये मेरी हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस, ये बीच में साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, क्या इनको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? जो मेरा न्यूक्लियस बोलेगा, अंदर से कुछ बोला इसने, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, कुछ इसने मैसेज भेजा, तो वो कैसे पहुँचेगा? तो यहाँ पे एक कनेक्टिंग लिंक्स होती हैं, बीच में पोर्स, गड्ढे होते हैं, बीच बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स क्या हो गए, ये हेल्प कर रहे हैं मेरे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कांटेक्ट बना रहे। मेरा न्यूक्लियस कुछ बोले कि ये मैसेज बनाओ, तो यहाँ से कुछ मैसेज जाएगा पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ अंदर चाहिए तो वो जाएगा पोर्स में। तो न्यूक्लियर पोर हेल्प कर रहे हैं कनेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का और साइटोप्लाज्म का, कौन, न्यूक्लियर पोर। और यहाँ डबल मेम्ब्रेन क्यों होती है, क्योंकि ये बॉस मॉलिक्यूल है, यहाँ मेरा बॉस प्रेजेंट है, तो बॉस के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा कवरिंग, तो डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और क्या बताऊँ आपको, न्यूक्लियस के अंदर ये हो गया डबल मेम्ब्रेन एज वेल एज ये हो गया मेरा बॉस, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा अंदर, इसके अंदर ही बात करते हैं, ठीक है। इसे मैं रफ करता हूँ और फिर एक्चुअली में समझने की कोशिश करते हैं डीएनए, क्रोमोसोम एंड ऑल, ठीक है। चलो इसे मैं रफ करता हूँ। ठीक है, हमने क्या सीख लिया कि न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं न्यूक्लियर पोर। अब डीएनए के अंदर जैसे हमें पता है कि हम लोग, एक होता है हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में कौन कौन होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। तो यहाँ से डीएनए आता है और हमारा क्या बनता है, जाइगोट। यहाँ से जाइगोट आ गया, मतलब एक तरह के गैमेट्स आते हैं और क्या बनते हैं, हमारे सिंगल यूनिट जाइगोट बनती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे सेल के अंदर होता है एक डीएनए। अब ये के लिए समझ जाइए क्या होता है डीएनए, डीएन नहीं बन रहा यार, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए अब समझते हैं डीएनए को। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बॉस मॉलिक्यूल डीएनए, इसकी फुल फॉर्म लिखो यहाँ पे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये एक एसिड होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म। ये क्या होता है, ये एक तरीके हमारे पेरेंट्स से आता है हमें, ठीक है। ये हमारे, इसकी शेप कुछ इस तरीके की होती है, ये हमारे पेरेंट्स से हमें आता है। इसके ऊपर क्या लिखा रहता है, इसके ऊपर लिखा होता है इन्फॉर्मेशन, यानी एक तरीके की बुक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप दिखोगे कैसे, आपके अंदर एंजाइम कौन से बनेंगे, आपके अंदर प्रोटीन कौन से बनेंगे। एक लैंग्वेज होगी डीएनए की अपनी, उस लैंग्वेज में लिखा रहेगा कि आप दिखोगे कैसे, आपका कलर कितना, आपकी हाइट कितनी होगी, ठीक है, सब आपका हेयर कलर कितना कैसा होगा, आपका क्या ना, हर चीज़ जैसा भी आप दिख पा रहे हो, जैसा भी आप कुछ भी हो पा रहा है, जैसा कि कुछ भी दिमाग के अंदर एंजाइम्स बनना, केमिकल्स बनना बॉडी के अंदर, हाइट होना, ठीक है, कलर, स्किन कलर, आई कलर, कुछ भी लिखा हुआ है, वो किसके ऊपर लिखा हुआ है, डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर वो आता कहाँ से, हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है, हमारे पेरेंट्स से आता है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स से डीएनए है, डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूँ कि डीएनए की हर जगह इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी होती। एग्जांपल लूँ अच्छा सा, मैंने बोला कि एक पेज है जिस पे आप ड्राइंग बनाते हो, ठीक है, ये आपका टेस्ट हो रहा है ड्राइंग वाला, आपको एक पेज मिला, इसके ऊपर आपको ड्राइंग बनानी है। तो आप पहले क्या करते हो, आप ऐसे पहले बॉर्डर खींचते हो आसपास, आप ऐसे एक बॉर्डर खींचते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे पेंटिंग करते हो बीच में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि आपने बुक खोली, एक पेज है बुक में, उसमें क्या होता है, बीच में लिखा होता है, आसपास खाली होता है, आसपास क्या होता है, चीज़ें खाली होती हैं। ऐसा क्यों होता है,
सपोज करो कोई चीज़, हमारा ये पेंटिंग है, ये मान लो यहाँ से कट गया, यहाँ से कट गया, यहाँ से भी कट गया, ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि बीच से फट जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बाई चांस कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, हमारा पेज फट गया, तो हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो। जो मैंने इतनी प्यारी पेंटिंग बनाई है या फिर यहाँ मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, वो मेरी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो जाए एक पेज फटने की वजह से, वरना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा क्या लिखा हुआ है। तो आप कोई भी बुक खोलना, उसके आसपास बॉर्डर होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉपर गैप होगा, जिससे कि मेरी इन्फॉर्मेशन अगर बाई चांस कुछ एक्सीडेंटली फट भी जाता है वो पेज, तो मेरी इन्फॉर्मेशन को वेस्टेज ना हो, मेरी इन्फॉर्मेशन वहीं की वहीं रहे। तो यही काम हमारा डीएनए में होता है। डीएनए कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर, 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। लेकिन डीएनए का 99% हिस्सा खाली होता है। डीएनए का 99% हिस्सा खाली होता है। केवल 1% हिस्से में लिखा होता है क्या? 1% हिस्से में लिखी होती है इन्फॉर्मेशन। अब मेरे को बताओ कि 99% हिस्सा खाली क्यों है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ तो मतलब पेज था, हम दोबारा लिख लेंगे, समझ लेंगे, ये तो मेरी बॉडी है, इसके ऊपर मेरे बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। अगर गलती से इसके ऊपर कुछ छेड़खानी हो गई, गलती से मेरे डीएनए की इन्फॉर्मेशन फट गई, तो मेरा डीएनए पढ़ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ है और कुछ और ही बना देगा या फिर बनाएगा ही नहीं। तो उससे कितना बड़ा लॉस हो जाएगा मेरा। तो क्या करा नेचर ने, यूनिवर्स ने, कि भाई 99% हिस्सा डीएनए का खाली कर दो, कि गलती से अगर फटे भी डीएनए तो मेरी इन्फॉर्मेशन लॉस ही ना हो। लेकिन केवल 1% ऐसा रखो बीच बीच में जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन रखी हो, जहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी हो, जिससे कि मेरा अगर कहीं से फटे भी तो मेरी इन्फॉर्मेशन बची रहे। तो क्या हुआ, उस 1% को बोलते हैं जीन। उस 1% को बोलते हैं जीन। तो जीन क्या है? जीन इज दैट पार्ट ऑफ अ डीएनए दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन। पूरा डीएनए कंटेन इन्फॉर्मेशन नहीं करता है। जीन क्या है मेरे भाई? जीन है वो पार्ट ऑफ अ डीएनए, जीन इज दैट पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन, जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ठीक है। अब क्या हुआ, आपको बुक पढ़नी है, आपको बुक पढ़नी है, तो आप बुक फोल्ड करके पढ़ोगे या फिर खोल के पढ़ोगे? क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपका आंसर होगा भाई बुक खोल के पढ़ते हैं, बंद करके कौन पढ़ता है? ठीक है, बुक खोल के हम लोग पढ़ेंगे। तो यही काम यहाँ पर होगा। जब मेरे सेल को कुछ इससे इन्फॉर्मेशन पढ़नी होगी और कुछ बनाना होगा, यानी कि ग्रोथ करनी होगी, यानी कि अगर मेरे सेल को ग्रोथ करनी होगी, आगे ग्रो करना होगा, आगे कुछ चीज़ें फॉर्मेशन करनी होगी, तो मेरा डीएनए खुला रहेगा, एकदम ऐसा सिंपल से खुला रहेगा। तो उससे मैं इन्फॉर्मेशन पढ़ लूँगा। किस फॉर्म में? उसे बोलेंगे क्रोमेटिन। क्रोमेटिन समझाऊंगा अभी ढंग से। तो देखो, डीएनए है, डीएनए कितना लंबा है? 2.2 मीटर। जब उसमें से इन्फॉर्मेशन भी पढ़नी है तो डीएनए पूरे में फैला रहेगा एकदम, क्योंकि बुक पढ़नी है तो पूरा डीएनए फैला रहेगा पूरे सेल के अंदर। उसे बोलेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, मतलब हल्का सा कंडेंस होगा। अगर मान लीजिए ये 2.2 मीटर है तो मान लीजिए 2 मीटर या फिर बोल दीजिए 1.8 मीटर कंडेंस हो गया। ठीक है, मतलब कि 2.2 मीटर में से 0.4 मीटर क्या हुए मेरे? कंडेंस हो गए, कंडेंस हो गए। और उससे हुआ क्या, मेरा 1.8 मीटर बचा, उसे बोला मैंने क्रोमेटिन। वो खुली हुई है। अब मान लीजिए इस सेल को डिवाइड करना है। अब आपको इस घर से 2 घर में जाना है, मतलब कि आपको छुट्टी हो गई कोचिंग से, आपको जाना है किसी अपने घर जाना है, तो आप बुक खुले खुले ले जाओगे या फिर बंद करोगे इसको? आप बोलोगे इसको बंद करके बैग के अंदर डाल के ले जाएंगे। तो यही काम यहाँ पर अप्लाई होगा। कैसे? देखो, ये क्रोमेटिन थे, अब क्रोमेटिन हो गए, अब इसे डिवाइड होना है। सेल को क्या बोल रहा हूँ? डिवाइड होना है, सेल को डिवाइड होना है। तो ये क्रोमेटिन क्या करेंगे? कंडेंस हो जाओ भाई। ये 1.8 मीटर है, इसको एकदम चिपका दो ऐसे ऐसे। यानी पहले डीएनए मेरा ऐसे था, पहले मेरा डीएनए ऐसे था। जब उससे इंफॉर्मेशन निकालनी थी तो थोड़ा सा टेंगल हो गया, थोड़ा कम साइज का हो गया, हल्का सा कंडेंस हुआ, बिल्कुल हल्का सा कंडेंस हुआ, उसे बोला मैंने क्रोमेटिन। लेकिन किस टाइम पे क्रोमेटिन? जब मेरे को ग्रोथ करनी थी, जब मेरे को ग्रोथ करनी थी। और लेकिन जब मेरे को कंडेंस, जब मुझे ट्रांसफ़र होना है यहाँ से इस सेल को, ऐसे एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसको 2 हिस्सों में बंटना है, यानी कि इसे क्या करना है? डिवीज़न करना है। तो मतलब इस बुक को पैक कर दो, जिससे कि आसानी होगी मुझे ले जाने में। तो मैं इसको कंडेंस करके क्या कर दूंगा? एकदम इस तरीके का बना दूंगा। आपने देखी होगी इमेज, कुछ इस तरीके की इमेज क्रोमोसोम की। तो मैं कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम बना दूंगा। तो क्या बन गया? क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, डीएनए कोई अलग अलग बातें नहीं है। डीएनए को हल्का सा कंडेंस कर दो, पढ़ने लायक कर दो, उसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को हाईली कंडेंस कर दो, उसे बोलेंगे क्रोमोसोम। क्रोमेटिन कब बनेगा? जब मेरे को ग्रोथ करनी होगी, जब मेरा सेल ग्रो कर रहा होगा, जब मेरा सेल ग्रो कर रहा होगा, कुछ बना रहा होगा। लेकिन
क्रोमोसोम कब पाए जाएंगे? जब मेरा सेल डिवाइड कर रहा होगा। क्यों? जिससे वो कंडेंस रहेंगे और वापस जब मेरा सेल यहाँ पहुंचेगा तो ये क्रोमोसोम वापस क्रोमेटिन, वापस डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस क्रोमेटिन में। फिर इन्फॉर्मेशन पढ़ो, जब मेरा सेल डिवाइड होने को आएगा फिर ये क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, फिर आगे चले गए। तो देखो क्रोमोसोम कब पाए जाएंगे किसी सेल के अंदर? जब वो डिवाइड हो रहा होगा। क्रोमेटिन कब पाए जाएंगे? जब वो कुछ ग्रो कर रहा होगा। तो ये कोई बातें अलग अलग नहीं है। डीएनए को हल्का सा कंडेंस कर दो, हल्का सा पिचका दो, तो उसे बोलेंगे क्या हम? उसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन। पूरा कंडेंस कर दो डिवाइड के टाइम पे, उसे बोलेंगे हम क्रोमोसोम। आई होप कुछ क्लियर हो रहा होगा। और आगे समझते हैं। ये हो गया मेरा डिवाइड के टाइम। अब इसे मैं कंडेंस कैसे कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ पतंग का। ठीक है, इतना बड़ा मांझा होता है, इतना लंबा मांझा होता है कई बार तो। ठीक है, आपने देखा होगा ना कितना लंबा मांझा होता है, मतलब जिससे पतंग उड़ाते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी जगह में कैसे आ जाता है? क्योंकि उस पर हम लपेट देते हैं, कुछ होता है जिस पर हम लपेट देते हैं। तो यही काम यहाँ पर होगा। 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमारे 2.2 मीटर लंबा डीएनए हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन मुझे इसे कंडेंस करना है, तो क्या करूँगा? प्रोटीन के ऊपर। तो क्या हुआ? प्रोटीन के ऊपर मैं अपना डीएनए कंडेंस कर दूंगा, मैं अपना डीएनए कंडेंस कर दूंगा। अब कौन से प्रोटीन होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अभी समझिए कि मुझे डीएनए को कंडेंस करना है तो कैसे करूं। डीएनए से मुझे क्रोमोसोम तक जाना है तो मैं कैसे करूंगा? तो डीएनए को मैं रैप अप कर दूंगा किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर। तो एक क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या मिलेगा? एक क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए मिलेगा और प्रोटीन मिलेगा। एक क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा एज वेल एज क्या मिलेगा आपको? प्रोटीन्स मिलेंगे। इसको रफ करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं। चलो इसे रफ करते हैं अभी। तो डीएनए क्या है? डीएनए मेरा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, लेकिन डीएनए का 99% हिस्सा कैसा होता है? मेरा खाली होता है। क्यों? जिससे कि मेरा अगर डीएनए कहीं से डैमेज भी होता है तो मेरी इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं लॉस ना हो। लेकिन जहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है डीएनए के ऊपर उसे बोलेंगे जीन। ठीक है, डीएनए को हल्का सा कंडेंस कर तो बनते हैं क्रोमेटिन, जो कि ग्रोथ के टाइम पे बनते हैं, जिससे मैं बुक पढ़ सकूं। वहाँ पे जो लिखा हुआ है खुले खुले होते हैं एकदम। लेकिन जब मेरे सेल को डिवाइड करना होगा तो वो क्रोमेटिन और कंडेंस हो गए तो बन गया क्रोमोसोम, जिससे कि आगे चल के क्या हो जाए? ट्रांसफर करने में मदद मिले। ठीक है, और अगेन ग्रो करना होगा तो वो दोबारा से रिकंडेंस हो जाएंगे, मतलब वापस से क्या हो जाएंगे? कंडेंस वापस हो जाएंगे और वो वापस क्रोमेटिन बन जाएंगे। डिवाइड करना होगा फिर कंडेंस, आगे बन गए। ठीक है, तो आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आई आपको। तो मैंने बताया कि डीएनए से बना क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से फिर आगे गया क्रोमोसोम। तो ये तीनों बातें अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपको सेल किस टाइम पे देख रहे हो। आप सेल ग्रोथ के टाइम पे देखोगे तो क्रोमेटिन मिलेगा, है वो भी डीएनए, है वो भी डीएनए से बना हुआ। आप देखोगे क्रोमोसोम तो हाईली कंडेंस कर दो डीएनए को तो बन गया मेरा क्या? क्रोमोसोम। आई होप कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल बुक वाला लोगे तो आपको समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। ठीक है, समझ में नहीं आता है। चलिए इस तरह मैं रफ करता हूँ। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या मिलता है? क्रोमोसोम के अंदर एक तो डीएनए मिलेगा, डीएनए कंडेंस हुआ है, किसके ऊपर कंडेंस हुआ है? प्रोटीन के ऊपर कंडेंस हुआ है। ठीक है, पतंग वाला एग्जांपल रखना। पतंग जो है, जो मांझा है पूरा, वो क्या हो गया? मेरा डीएनए हो गया। और जिसपे मैं कर रहा हूँ लकड़ी का जो होता है उसे क्या बोल सकते हैं हम? वो हमारा प्रोटीन हो गया। तो क्रोमोसोम में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है एज वेल एज डीएनए होता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है? दो तरीके से मैंने सेल को डिवाइड कर दिया। मैंने सेल को दो तरीके से डिवाइड कर दिया, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोट। यहाँ मैं लिखता हूँ एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक माने न्यू, यू माने न्यू, प्रो माने प्रिमिटिव, पुराना, प्रीमिटिव। कैरियो माने न्यूक्लियस, कैरियो माने न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियो माने क्या हो गया? न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। अब मेरा एग्जांपल समझिए, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, सपोज करो किसी ने नई नई फैक्ट्री डाली है, किसी ने नई नई फैक्ट्री डाली है। तो मुझे बताओ जो बॉस होगा उस फैक्ट्री का, वो मस्त किसी कैबिन में जाके बैठ जाएगा या फिर खुद वर्क करेगा? एक नई नई फैक्ट्री डली है, एक नई नई फैक्ट्री, यहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं था इसका, एक नई नई फैक्ट्री बनी है। तो आप बोलो कि नहीं, स्टार्टिंग में तो बॉस खुद मेहनत करेगा, खुद फील्ड पे आके खुद काम करेगा और कुछ ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं होगा, मतलब थोड़ी कम जगह होगी,
इतना अच्छा मेंटेनेंस नहीं होगा, इतनी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है, वहीं खाना बनेगा, वहीं पे काम चलेगा, मतलब इतना अच्छे तरीके से मैनेज नहीं होगा क्योंकि वो नई नहीं बनाए। लेकिन क्या हुआ, अब धीरे से फैक्ट्री चल पड़ी, धीरे से फैक्ट्री चल उठी, तो अब क्या होगा, अब बॉस बोलेगा ठीक है अब मैं थोड़ा हटता हूँ, मेरे अंडर कुछ और लोग काम करेंगे, ठीक है, मेरे अंडर कुछ और लोग काम करेंगे। तो वो क्या करेगा कि अपने आसपास एक कैबिन बनाएगा, एक कैबिन, अपना एक कैबिन बनाएगा, एसी वाला मस्त कमरे में बैठेगा जाके, और करेगा क्या, कैबिन बन गया उसका, और क्या करेगा, जहाँ खाना बन रहा होगा उसके लिए एक अलग कमरा बना देगा जिससे खाने वाले लोग डिस्टर्ब ना हो बाहर के लोगों से, ठीक है। जहाँ पे मेरा पैकेजिंग वाला काम चल रहा होगा उसको अलग कर देगा कि पैकेजिंग वाले लोग जहाँ चीज़ें बन रही हों उनसे डिस्टर्ब ना हो, जहाँ मेरी चीज़ें बन रही होंगी एक्चुअल में जो भी किसी चीज़ की फैक्ट्री होगी वहाँ बन रही होगी उसको अलग कर देगा, जहाँ पे वेस्ट निकल रहा होगा उसको अलग कर देगा। यानी कि जो नई फैक्ट्री बन चुकी, जो मतलब कि नई फैक्ट्री थी, वहाँ पे सारे काम ऐसे ही हो रहे हैं, खाना बन रहा है, वहीं पे प्रोटीन बन रहा है, वहाँ पे एनर्जी बन रही है, वहाँ पे मेरा क्या बोल सकते हैं पैकेजिंग हो रही है, सब एक ही जगह पे हो रहा है, और बॉस भी करवा रहा है बैठ के, देख रहा है बैठ के कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि नई नहीं बनी है ना। अब क्या होगा, वो चीज़ अब वो चल उठी कंपनी, अब क्या होगा कि बॉस अपने कैबिन में आ गया और बाकी सबको कंपार्टमेंट दे दिए, बाकी सबको अपने अपने कैबिन दे रही है, क्योंकि वो सेल अब बढ़ चुका है, आगे बन चुका है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि वो कैबिन क्यों दिए, वो कंपार्टमेंट क्यों दिए, इसका आंसर क्या होगा, आप सिंपल से देखो, आपके घर में दीवार होती हैं, जैसे मैं इस रूम में पढ़ा रहा हूँ तो इस रूम में बाहर की साइड शोर हो रहा है, ठीक है, बाहर की साइड अपना कोई लोग अपना अपना काम कर रहे होंगे, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ मेरे पास कंपार्टमेंट है, मेरे पास एक अपना कंपार्टमेंट है कि यस यहाँ पे मैं अपना पढ़ाऊंगा तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, मैं कुछ भी बोलूँगा मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा बाहर से। सपोज करो दीवारें हट जाएँ तो सड़क से कोई जा रहा होगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो जो कंपनी चल चुकी है वो क्या करेंगे कि जहाँ खाना बन रहा होगा उसको अपना एक कंपार्टमेंट दे दो जिससे कि वो अपना काम बाहर से डिस्टर्ब ना हो सके। तो धीरे धीरे चीज़ समझ में आएंगी। अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल को यहाँ पे रिलेट करना, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, बहुत पुराना न्यूक्लियस था जब कंपनी नई नई स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, लेकिन न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का बॉस क्या होगा, खुद साइटोप्लाज्म में आके काम कराएगा। ये कंपनी भी नई नई बनी है, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जो पुराना होगा, बॉस जो पुराना वाला बॉस, तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस ऐसे ही प्रेजेंट होगा। इसको मैं न्यूक्लियस भी नहीं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, न्यूक्लियोइड बोल दूंगा। यहाँ पे क्या होगा, यहीं पे खाना बन रहा होगा, यहीं पे सारी चीज़ें चल रही होंगी, यहीं पे ही सारी चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेशल कंपार्टमेंट नहीं है, कोई स्पेशल जगह नहीं है, सारा काम वहीं हो रहा है। कोई आपको कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे हैं क्या, नहीं, न्यूक्लियस के लिए कंपार्टमेंट नहीं है, बॉस के लिए अकेला कमरा नहीं है, तो किसी के लिए क्या ही होगा जब बॉस तक के लिए नहीं है। अब क्या करते हैं, यूकैरियोट में आते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा उसके पास डबल मेम्ब्रेन आ गई, उसमें पूरा आ गए, ठीक है। और फिर यहाँ देखोगे माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एनर्जी बन रही है, उसके पास भी डबल मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, मेम्ब्रेन आ गई। और आप देखोगे जहाँ पैकेजिंग होती है, गोल्गी एपरेटस, वहाँ पे भी मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे बन रहे हैं प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे भी मेम्ब्रेन आ गई। यानी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे कंपार्टमेंट बन गए, यहाँ पे न्यूक्लियस के पास सेल, यहाँ न्यूक्लियस के पास क्या आ गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आ गई, मतलब कि एक मेम्ब्रेन भी आ गई। तो ये कंपनी चल उठी है, ये थोड़ी अब इस्टेब्लिश हो चुकी है। ये नई नई कंपनी थी कि यहाँ पे न्यूक्लियस बॉस बेचारा अपना खुद काम करा रहा है, कोई कंपार्टमेंट नहीं है, तो ये बेस्ट है, ये वाला जो है अब ये बेस्ट है। और ये स्टार्टिंग लेवल था, ये मेरा स्टार्टिंग लेवल हुआ। तो जब मेरा सेल एक्चुअली में इस अर्थ पे बना होगा तो कैसा बना होगा, प्रोकैरियोट। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें चली उठी, आगे बढ़ा, और क्या हुआ, कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट आई, और आज क्या बन गया, ये प्रोकैरियोट। इनमें से कुछ बन गए प्रोकैरियोट, इनमें सॉरी कुछ बन गए यूकैरियोट। ऐसा नहीं है कि आज प्रोकैरियोट नहीं है, बिल्कुल हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन यूकैरियोट भी हैं। तो इन्हीं से बने, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स, ठीक है। जैसे मैं बनाऊँ, यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी क्या मैं नर्वस भी हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे मैंने आज तक नहीं पढ़ाया कभी कैमरे में, तो कहीं ना कहीं मैं चीज़ सीखूंगा। मेरा पहला वीडियो थोड़ा ख़राब होगा, बहुत ख़राब होगा, कुछ ज़्यादा ख़राब होगा, फिर उसके बाद थोड़ा इंप्रूव होगा, फिर हल्का सा और इंप्रूव होगा। वो क्या होगा, इंप्रूव हम सीखते हैं समय के साथ। तो वही चीज़ यहाँ पर हुआ कि स्टार्टिंग में कंपनी ने करा, वहाँ पर सीखा, अच्छा कंपार्टमेंट चाहिए होंगे तो कंपार्टमेंट बना दिए, ठीक है, अलग अलग कमरे बना दिए, तो वो चीज़ें सीखेंगे। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होगा, प्रोकैरियोट यहाँ पे न्यूक्लियस के पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, और यूकैरियोट जिसमें न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होगी। प्रोकैरियोट जिसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होगा, यानी कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोई कुछ नहीं, सारे काम साइटोप्लाज्म कर रहा है, सारे काम वहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होगा, स्पेशल कंपार्टमेंट होंगे, स्पेशल सेल ऑर्गेनल्स होंगे।
तो कितना अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉइंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में ही होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द कॉमन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, योर आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही दोनों में, और सेम ही होगी, ठीक है। जैसे मैंने इसमें पढ़ा था ऐसे ही इसमें पढ़ा है, दोनों में सेम ही होगी एक तरीके से। तो आई होप कुछ समझ में आ रहा होगा आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो इसका सिंपल सा था, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। हमने न्यूक्लियस में डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और वेसल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज हमने सेल वॉल भी जाना, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। आई होप समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन पे मुझको बताइए, ठीक है। एंड अगर आप पे कुछ भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हुए हैं और आपको यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ ऐड हुई हैं आपकी लाइफ में, कुछ भी आपको बहुत डर लगता था पहले डीएनए, क्रोमोसोम, जीन समझने में, आपको प्रोकैरियोट, यूकैरियोट के एग्जांपल्स में थोड़ा इंटरेस्ट आया, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। वो मुझे बूस्ट करेगा मेरे को और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको पार्ट 3 में, जिसमें हम बात करेंगे इस सेल के अंदर इन वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होता है प्लास्टिड, क्या होता है वैक्यूल, क्या होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सस्पेंस बना के रखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय।